चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक्स को ओपन करें, शाबाश। बुक में तकरीबन 5000 प्लस MCQs हैं। हर एक को हम टच करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर एक को हम सॉल्व करेंगे। कंप्लीट कंसेप्ट दूंगा, ठीक है। और आप लोग भी कोशिश करें कि हर एक MCQs के साथ वो पॉइंट लेके जो मैं बताता हूँ, क्योंकि हर एक MCQs पे डिफरेंट MCQs आते हैं। आप लोगों ने कल देखा होगा मॉक टेस्ट, जो PMC मॉक टेस्ट था, उसमें मेजॉरिटी MCQs जो है वो सिमिलर है। प्लेशविदा मेजॉरिटी MCQs जो है वो इस बुक के साथ सिमिलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बुक को अलिफ से लेकर ये तक कंप्लीट पढ़ें, हर एक MCQs को सॉल्व करें, हर एक MCQs पे समझने की कोशिश करें, हर एक MCQs पे अपना कंसेप्ट क्लियर करें। तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों के 56/56 कंफर्म होंगे। अदरवाइज़ फिर जो है अगले क्लास में मेरे सामने होंगे, ठीक है, अल्लाह ना करे। अच्छा, सो अकॉर्डिंग टू PMC सिलेबस फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है वो है मोशन एंड फोर्स। फर्स्ट नंबर टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप लोग जानते हैं। MCQs नंबर फर्स्ट की तरफ आप लोग ज़रा देखें, लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डैश 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 इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स। इस MCQ का मतलब क्या है? MCQ नंबर 1, MCQ का मतलब ये है कि दो पोजीशन वेक्टर्स है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, और यहाँ पे ये एक पोजीशन वेक्टर हो गया, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। इसके दरमियान ये एक वेक्टर मैंने ड्रा किया। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है कि नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कौन सा डिस्प्लेसमेंट कहते हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। या इसको हम कहते हैं क्या? फ्री वेक्टर भी कहते हैं। समझ आ रही बात की? डेल्टा R से हम डिनोट करते हैं, ये बराबर है R2 - R1। MCQ नंबर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन नंबर A पोजीशन वेक्टर, ऑप्शन नंबर B फ्री वेक्टर, ऑप्शन नंबर C नल वेक्टर एंड नन ऑफ अबव। तो इनमें से क्या है? फ्री वेक्टर है, ऑप्शन नंबर B फ्री वेक्टर। नंबर 3, अ वेक्टर जॉइनिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डैश डैश डैश। वो कौन सा वेक्टर है जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर A। नंबर 4, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू डैश डैश डैश। क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। 4 में है ऑप्शन नंबर D 0। नंबर 5, displacement can be positive with time when a body move from initial point to final. Number B, when a body move from final to initial. Number C, when a body move in a circular path, या all of above। तो क्या है? from initial point to final point। जब initial point से final point पे जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट नंबर कौन सा है? ये X पॉइंट है और ये Y पॉइंट है। जब बॉडी यहाँ से शुरू होता है और Y की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब Y से ये वापस आ जाता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। जब ये Y से X पे पहुंच जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो ये इस MCQs के साथ क्या करें? लिखो, ठीक है, कि जब ये फाइनल से इनिशियल पॉइंट पे दोबारा आना शुरू करता है, पहुंचा नहीं है, आना शुरू करता है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। या फाइनल से ये दोबारा फाइनल इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 हो गया। तो इस MCQs के साथ ये 3 और भी MCQs लिखे, ठीक है। नंबर 6, द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन गॉसियन सिस्टम इज मीटर, सेंटीमीटर, स्लग या नन ऑफ अबव। गॉसियन सिस्टम कौन सा सिस्टम है? ये CGS सिस्टम है। तो CGS सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन गॉसियन सिस्टम, या गॉसियन सिस्टम के जगह CGS सिस्टम भी आ सकता है, या इसके जगह अमेरिकन सिस्टम भी आ सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट इन MCQ नंबर 6। नंबर 7, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ मैन टुवर्ड नॉर्थ इज 4 मीटर and then east is 3 meter. The total displacement covered by a man is what? क्या होगा? 5 होगा। ये MCQ नंबर 7 है। तो क्या करें? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x² प्लस
वाई स्क्वेयर, ठीक है। सो 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, इससे आ जाएगा 25 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट वन, नंबर 8, the magnitude of displacement is equal to dash possible distance between two position vector, minimum possible distance, क्योंकि हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट क्या होता है, मिनिमम होता है कि नहीं होता। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यू डेट इज ऑप्शन नंबर ए। नंबर 9, द डिस्प्लेसमेंट along the diameter of a circle is what, along a diameter, ये 2r है, along a quarter of the circle, ये क्या है, देखो along a circle ये 0 है, along a diameter of a circle तो ये क्या है, ये 2r है, ठीक है। along a quarter, क्वार्टर का मतलब क्या है, 4 पार्ट पे, ये बराबर है अंडर रूट 2 and 2r, ठीक है। अब ये लिखे एमसीक्यूज नंबर 9 के साथ, अगर क्वार्टर के, अगर डायमीटर की जगह क्वार्टर आ जाए तो फिर आंसर क्या होगा, अगर डायमीटर की जगह अलोंग अ सर्कल आ जाए, फुल सर्कल आ जाए तो फिर आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो गया 3 एमसीक्यूज इसके साथ। नंबर 10, द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ डायमीटर एंड टोटल डिस्टेंस अलोंग अ सर्कल इज डैश डैश डैश। देखो लिखा हुआ है द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ डायमीटर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये नंबर 10 है। अलोंग अ डायमीटर का मतलब ये है, ये एक हिस्से के बारे में कहते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये 2r है, एंड क्या है, डिस्टेंस अलोंग अ सर्कल, और फुल सर्कल का डिस्टेंस बताता है, ये है d। वो हाँ नंबर वेबसाइट पर की दी कम और दगा क्यों कहा और 600 की कहा, 600 प्लस 130, 730 मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई में 7 और सुमरा रजिया पे बोल की। अच्छा जी, अब ये मांग रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, 2/r है कि नहीं है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r, डिस्टेंस कितना है 2/r, ये r ख़त्म, 2 ख़त्म, 1/π। अगर ये उल्टा करे तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये होगा π/1 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस मांग रहा है, तो क्या होगा, ये है 1/π। अगर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है तो फिर क्या होगा, π/1। लेकिन इसमें एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सर्कल टू डिस्टेंस अलोंग अ सर्कल, ठीक है। रेशो ऑफ, ये एमसीक्यूज इसी के साथ लिखें, रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सर्कल to distance along a circle, तो फिर क्या होगा, देखो अब डिस्प्लेसमेंट along a circle क्या है, 0 है कि नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट along a circle डिवाइडेड बाय डिस्टेंस along a circle, ये है 0 और ये है 2πr, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विच इज इक्वल टू 0। अब यही एमसीक्यूज को उल्टा करें, किस तरह, रेशो ऑफ डिस्टेंस अलोंग अ सर्कल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सर्कल, फिर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। देखो रेशो ऑफ डिस्टेंस, ये d में डिस्टेंस से लिखता हूं, ठीक है, अलोंग अ सर्कल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सर्कल इस डैश डैश डैश, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी क्यों है, देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्टेंस टू 2/r के बराबर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये भी इसके साथ आ सकता है एमसीक्यू नंबर 9 के, एमसीक्यू नंबर 10 के साथ। अच्छा, नंबर 11, 0 डिस्प्लेसमेंट मीन body reach from final position to initial position।
पहले ये इनिशियल से फाइनल पे गया है, फिर फाइनल से इनिशियल पे पहुंच गया। जब ये इनिशियल पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। नंबर 12, a body move 6 meter south, 8 meter east and 6 meter north. What is its resultant displacement from initial position? क्या होगा? देखो ये मिटाऊं, अच्छा जल्दी करें, शाबाश, हो गया। देखिए क्या कहता है, अ बॉडी मूव 6 मीटर साउथ, एक बॉडी है वो साउथ की तरफ चला गया, चलो ये साउथ है, ये कितना है? 6 मीटर है। देखो इसका आसान तरीका बताता हूँ। फिर क्या है? अलोंग ईस्ट थी, ये आ गया, फॉर एग्जांपल ईस्ट आ गया, ईस्ट कितना है? ये है 8। फिर क्या कहता है? फिर ये आ गया 6 मीटर नॉर्थ, ये आ गया नॉर्थ। तो देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है? क्योंकि अगर हम ड्रा करें तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। ईस्ट पे ये कितना है? 8 है, यहाँ पे कितना है? 6 है, यहाँ पर कितना है? 6 है, तो 6 - 6 0, कितना आ गया? 8। नेक्स्ट क्या है? नंबर 13, अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट लेके इसके साथ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर है 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर होल अंडर रूट विच इज इक्वल टू 100 प्लस 400 इज इक्वल टू अंडर रूट 500। आंसर मौजूद है? अच्छा नहीं है। अब इसके साथ क्या करना है, देखो ज़रा गौर से, अंडर रूट 500 है, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकता हूँ। जब लिख सकता हूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ अंडर रूट 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 5, तो ये क्या होगा? 10 अंडर रूट 5। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। नंबर 14, an athlete complete one round of a circular track of radius r in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes? At the end of 2 minutes इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एथलीट है, ये क्या करता है? एक सर्कल कंप्लीट, एक राउंड कंप्लीट करता है, कितने मिनट में, कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। कहता है आफ्टर 2 मिनट वैल्यू इसका क्या होगा? देखो एक चक्कर कंप्लीट करता है 40 सेकंड में, ठीक है। किप्टाबाद देना डिस्ट्रिक्ट सिटी किप्टाबाद हो रहा बिल्कुल काल और का दा रिकॉर्डिंग देखा अब उधर रिकॉर्डिंग है। अब देखो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप 40 सेकंड, समझो ये बात की। अब कहता है 2 मिनट में क्या होगा? तो 2 मिनट में कितने सेकंड है? 120 है कि नहीं है? अगर मैं इसको लिखूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 40 तो क्या बनेगा? 40 सेकंड में एक ट्रिप कंप्लीट है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 120 सेकंड में इसने 3 राउंड ट्रिप कंप्लीट किया। जब ये राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। समझे बात की? अगर यहाँ पे गौर से देखें, ये सिर्फ असेसमेंट टेस्ट में भी यही एमसीक्यू शामिल है। अगर मैं कहूँ कि ये क्या है, 40 सेकंड में इसने एक चक्कर कंप्लीट किया, ठीक है, और आफ्टर 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड ये क्या करेगा? तो 2 मिनट में तो इसने क्या किया? 3 राउंड जो है वो कंप्लीट किया है। 20 सेकंड में क्या करेगा? हाफ कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा? जब हाफ होगा तो हाफ पे क्या है? डायमीटर है कि नहीं है? जब डायमीटर यहाँ पे मौजूद है तो डायमीटर क्या है? 2r, तो फिर आंसर क्या होगा? 2r होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा है? नंबर 15, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस हमेशा के लिए क्या होता है? ग्रेटर होता है। एमसीक्यू नंबर 15, डिस्टेंस हमेशा के लिए ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन कब होगा? व्हेन
देयर आर टू डिफरेंट पाथ। ये जब डिफरेंट पाथ हो तो ये हमेशा के लिए क्या होगा, ग्रेटर होगा। सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू 1, फिर ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी, मतलब दोनों हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इक्वल कब होगा, जब पाथ एक हो। इक्वल कब होगा, पाथ एक हो। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया है कि ये डिफरेंट पाथ है या सिंगल पाथ है, तो लिहाजा हम ये वाला टिक करेंगे, ठीक है, बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये जो है अगर आप लोग उल्टा करें, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस करें, तो फिर क्या होगा, लेस आर इक्वल टू 1, ठीक है। नंबर 16, अच्छा नंबर 16 रिपीट हुआ है, अब 13 और 16 सेम है। अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ देन 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट, द डिस्टेंस एंड ऑप्शन नंबर बी आता है इसमें भी। नंबर 17, अ बॉडी कवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, if it is multiplied by minus 1 then which statement is correct for resultant statement। कौन सा, देखो एक बॉडी है वो जा रहा है टूवर्ड नॉर्थ, देखो गौर से, ये टूवर्ड नॉर्थ जा रहा है, 7 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ, तो इससे बनेगा -7 मीटर। -7 मीटर बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, माइनस किधर है, ये है 7 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, -7 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, 7 मीटर टूवर्ड साउथ या -7 मीटर टूवर्ड साउथ। तो क्या ख्याल है कौन सा करेक्ट होगा, 7 मीटर टूवर्ड साउथ होगा, क्योंकि इसको देखो जब हम एक वेक्टर को रिवर्स करते हैं तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करते कि नहीं करते, तो इसका डायरेक्शन हम डाउनवर्ड करते हैं, तो ये होगा 7 मीटर। जब ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा, साउथ होगा, 7 मीटर टूवर्ड साउथ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नंबर 18, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिटी वेक्टर, यूनिटी वेक्टर के लिए क्या होगा, 1, 1.5, 2 √2, क्या होगा, ये मिटाओ जरा जरा क्वेश्चन बस जी। अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस मांग रहा है, तो डिस्टेंस में क्या है, 30 आता है, नन ऑफ एबव, नन ऑफ एबव, ये मिटाओ मिटाओ कम। अच्छा जी, क्या कहता है, 2 यूनिटी वेक्टर है, 2 यूनिट वेक्टर्स हैं, और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखो ये नंबर कौन सा है, 18, देखो एक यूनिट वेक्टर ये हो गया i और एक यूनिट वेक्टर ये हो गया j, तो इसके दरमियान लाइन जॉइनिंग, ये क्या है, एक फ्री वेक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, i² + j² होल अंडर रूट, i² क्या है 1 + 1, इससे क्या आएगा √2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नाउ टॉपिक नंबर 2, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी में क्या है, ज़रा गौर से देखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीनियर वेलोसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे MCQs ऐसे हैं कि वो इसके चांसेस है कि आ जाए। नंबर 1, अ पर्सन ट्रेवल्स along a straight road for half the distance with velocity vi and the remaining half distance with velocity v2, the average velocity is given by, average velocity क्या होगा। देखो एक बंदा जा रहा है स्ट्रेट रोड पे, एक बंदा जा रहा है स्ट्रेट रोड पे, इसने आधा डिस्टेंस कवर किया v1 वेलोसिटी के साथ, फिर आधा डिस्टेंस कवर किया v2 के साथ, कहता है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया है कि जब डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। यहाँ पर देखिए फर्स्ट हाफ डिस्टेंस दिन हाफ डिस्टेंस, तो आधा डिस्टेंस पहला, आधा डिस्टेंस बाद में, डिस्टेंस सेम हुआ कि नहीं हुआ, हाफ ये, जब ये दोनों बराबर है तो एवरेज वेलोसिटी ये होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। नंबर 2, अ कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 20 km/h, कहता है एक कार है वो ट्रेवल करता है फ्रॉम ए टू बी, ये ए और ये बी, कितनी वेलोसिटी के साथ,
20 किलोमीटर पर आवर के साथ। फिर क्या कहता है, एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और फिर यहाँ से रिटर्न हो गया वापस ए पे 30 किलोमीटर पर आवर के साथ। क्या कहता है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें। गौर से देखें, ए से लेकर बी तक सपोज करें डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर है। इसने 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया इतनी वेलोसिटी के साथ। फिर जब ये रिटर्न हो गया और वापस ए पे पहुंचा तो कितना डिस्टेंस ने कवर किया, अगेन 50 मिनट, डिस्टेंस सेम। वेलोसिटी का फार्मूला ये है 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। नंबर 3, a boy walked to his school at a distance of 6 kilometer with constant speed of 2.5 kilometer per hour and walk back with a constant speed of 4 kilometer per hour. His average speed for round trip expressed in kilometer per hour. एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो स्कूल जा रहा है। स्कूल और इसके घर के दरमियान जो फासला है वो कितना है, 6 किलोमीटर है। फिर वापस जो है स्कूल से घर आते हैं और दोनों में स्पीड कितना है, डिफरेंट है। एक में 2.5, एक में 4। देखो ये इसका घर है और इसका क्या है, स्कूल है। ये घर से स्कूल जाता है, 6 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर करता है। कितनी स्पीड के साथ, 2.5 किलोमीटर पर आवर के साथ। फिर स्कूल से वापस घर पे आता है, कितनी स्पीड के साथ, 4 किलोमीटर पर आवर के साथ। अगेन डिस्टेंस सेम हुआ कि नहीं हुआ। जब ये डिस्टेंस सेम है तो फार्मूला कौन सा यूज़ करें, एवरेज v इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। नंबर 4, अ कार ट्रेवल, यही फार्मूला है इसमें भी। अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस at a speed of 30 km per hour and the second half of the distance at 50 km per hour. The average speed of the car for the whole journey is, दो places है, दो points है, ठीक है। कहते हैं दोनों डिफरेंट है, सॉरी एक पे जो है दो पॉइंट है। सपोज करें मैंने पॉइंट्स लिया x और दूसरा पॉइंट लिया y। यहाँ पे y से x से ये जाता है y पे, कितने डिस्टेंस के साथ, वेलोसिटी के साथ 30 किलोमीटर पर आवर के साथ। फिर y से ये दोबारा आ जाता है x पे, कितने के साथ, 50 किलोमीटर पर आवर के साथ। अगेन यही फार्मूला यूज़ करें, ठीक है। नंबर 5, वन कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, वन कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस with 20 किलोमीटर पर आवर and the rest with 60 km per hour. The average speed is what, 40, 80, 46 और 36। क्या होगा, 36। कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जी, कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे सर पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट। जी, पहले तो हम सॉल्व करेंगे ना। क्या कहता है, कहता है टाइम डिफाइन नहीं है, ज़बरदस्त। देखो वन कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक कार मोशन कर रहा है स्ट्रेट रोड पे। ये मिटाऊं, मिटाओ कम। एक कार मोशन कर रहा है स्ट्रेट रोड पे, स्ट्रेट रोड पे जाता है। देखो ये स्ट्रेट रोड है, जाता है, ठीक है। कहता है कवर 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस, 1/3, ये x से पूरा क्या है, x से 1/3 इसने कवर किया, x डिवाइडेड बाई 3। समझ आ रही बात की। कहता है फिर क्या होता है, विद अ डिस्टेंस, विद अ कितना है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। और ये जो रिमेनिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, 2x/3 है कि नहीं है। अगर ये x/3 है तो ये 2x/3 होगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा, x आता है। और ये कहता है ये कितने डिस्टेंस वेलोसिटी के साथ जाता है, ये 60 किलोमीटर पर आवर के साथ जाता है। और मांग रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। देखो गौर से, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। लेकिन न t1 गिवन है न t2 गिवन है। अगर गिवन है तो ये सिर्फ गिवन है कि एक 1/3 के साथ जा रहे बस, ठीक है। तो 1/3 का मतलब x डिवाइड बाई 3। अच्छा ये 1/5 भी आ सकता है, 1/3 की जगह 1/5 भी आ सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, x डिवाइड बाई 5,
और यहाँ पे करेंगे 4x डिवाइडेड बाई 5, 1/6 भी आ सकता है, x डिवाइड बाई 6, यहाँ पे 5x डिवाइड बाई 6 होगा। अब यहाँ पे T1 और T2 आप लोगों ने पढ़ा है कि स्पीड v इज इक्वल टू एक्स बाई टी है कि नहीं है? तो T1 का वैल्यू क्या होगा? T1 इज इक्वल टू यहाँ पे x डिवाइड बाई V1 और T2 का वैल्यू होगा x डिवाइड बाई V2। लेकिन T1 पे x क्या है? x डिवाइड बाई 3 है कि नहीं है? x2 इस पे T2 पे x क्या है? 2x डिवाइड बाई 3 है कि नहीं है? ये दोनों यहाँ पे पुट करें। देखो v एवरेज ज़रा गौर से देखें, x डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई V1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे होगा 2x डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई V2। अब इसको फिलहाल अपनी जगह पे छोड़ें, ठीक है। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ पे क्या होगा? V1 इंटू V2 होगा कि नहीं होगा? V1 V2 होगा कि नहीं होगा? जब ये V1 और V2 है तो यहाँ पर क्या आएगा? जब इसको डिवाइड करें इस पे तो क्या आ जाएगा? इस पे V2 आएगा कि नहीं होगा? x और यहाँ पे आ जाएगा V2 प्लस यहाँ पे क्या होगा? 2x डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई V1, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? V1 V2 इंटू एक्स और यहाँ पे आ जाएगा x डिवाइड बाई 3 इंटू V2 प्लस 2x डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई V1। फर्दर आप लोग सॉल्व करें, इससे आंसर आ जाएगा क्या? 36 आंसर आएगा। तो V1 और V2 ऊपर जाएगा, V1 भी गिवन है और इसके साथ V2 भी गिवन है क्योंकि इसमें टाइम इंटरवल नहीं है, ठीक है। नंबर 7, बस जो भी आता है सॉल्व करें इससे, नहीं सर ये मैंने किया था। ठीक है। सॉल्व करें इससे 36, मैंने तो सॉल्व किया था, इससे 36 ही आता है। आप लोग सॉल्व करें जी, 36 आता है, 36 आता है जी। अच्छा तो आपने शायद कैलकुलेशन गलत किया, इससे करें, ये ठीक आएगा फिर, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट वन, नंबर 6, a car move from half of its time at 80 km per hour and for rest half of the time is 40 km per hour. The total distance covered is 60 km. What is the average speed of the car? जब टाइम सेम हो, ठीक है, हाफ ऑफ द टाइम और अगेन हाफ ऑफ द टाइम, तो फिर हम एवरेज फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कौन सा? V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। नंबर 7, a train has a speed of 60 km per hour for the first half hour and 40 km per hour for the next half hour. Its average speed in km per hour is what? V1 plus V2 divided by 2. V1 कितना है? 60 plus 40, ये हो गया 100, 100 divided by 2 is equal to 50. Option number A is correct one. Number 8, a 150 meter long train is moving with a uniform velocity of 45 km per hour. The time taken by the train to cross a bridge of length 850 meters is what? 56 second, 68 second, 80 second या 92 second। देखो 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ये कितना है? 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और ये क्या है? ये ब्रिज का लेंथ है, ये 850 है और ये कितना है? 150 है। दोनों को ऐड करें क्या हो जाएगा? 850 प्लस 150, ये कितना बनेगा? 1000 बनेगा। और स्पीड इसका गिवन है, स्पीड कितना है? द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 8 मीटर, स्पीड इसका है 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आवर को किस चीज़ में कन्वर्ट करें? मीटर में। देखो v इज इक्वल टू डी बाई टी, तो t इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई v। d कितना है? 1000 और v ऑलरेडी गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर भी कन्वर्ट करें और भी कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 80 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी शो द यूनिट ऑफ स्पीड? ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन नंबर डी 2rg, इससे आता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर आप लोग सॉल्व करें तो r का यूनिट है मीटर, g का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों पे आ जाएगा। देखो 2gr, ठीक है, तो इससे आएगा मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर, इससे आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इससे आएगा मीटर पर सेकंड। सेकंड नंबर पे क्या है? लिम्डा g
तो लिम्डा जी क्या है, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे क्या आएगा मीटर पर सेकंड। और ये जो लास्ट वन है 1 एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट, ये क्या है, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, और ये भी क्या है मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। नंबर 10, unit of velocity in Gaussian system is what, सेंटीमीटर पर सेकंड। अगेन Gaussian system क्या है, CGS सिस्टम है, या इसको हम अमेरिकन सिस्टम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। टॉपिक नंबर 3, एक्सेलरेशन। हटाओ कम गर्मी था तास हो गर्मी थे ना रोजमा हाल बदल ले चदल दो रही मार दे दिल संगा सबब एसी कमरा के नहीं इंशाल्लाह। हाँ हाँ पहले रोज़ माने खैर तकलीफ़ बर्दाश्त के और जिसमें तकलीफ़ बर्दाश्त के वही आऊँ बस साफ तक कामयाबी मिलावीगी आओ कना और तकलीफ़ ये वास्ता से न बर्दाश्त के जमने से बर्दाश्त करूँ ठीक ना आओ कन से इक्वलिटी वाला का ना। अच्छा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, बोथ ऑफ देम नन ऑफ दीज चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि एक्सेलरेशन का डिफिनीशन हम इस तरह करते रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो रेट चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 2, when the direction of velocity is changing while the magnitude of velocity is constant, then acceleration is perpendicular to velocity। क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज होता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है तो ये कौन सा मोशन होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। देखो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस तरफ लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन इस तरफ लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस तरफ लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ। तो हर पॉइंट पे ये एंगल बनाता है कितना, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। नंबर 3, when the direction of linear velocity is changing, which of the following accelerations produce linear acceleration, angular acceleration, radial acceleration, tangential acceleration। तो देखो यहाँ पर देखें, जब सिर्फ और सिर्फ velocity का डायरेक्शन चेंज होता है तो एक किस्म का acceleration प्रोड्यूस होता है, that is radial acceleration। ऑप्शन नंबर सी। सेंट्रीपिटल है ना, तो रेडियल और सेंट्रीपिटल दोनों एक चीज़ है। ठीक है, रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों करेक्ट है। नंबर 4, when the direction of linear velocity is changing, then the angle between acceleration and velocity is what। ऊपर हमने नंबर 2 में पढ़ा 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, जब ये परपेंडिकुलर हो तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसके साथ ऑप्शन लेके इस तरह भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए, पाई डिवाइड बाई 4, पाई डिवाइड बाई 6, पाई डिवाइड बाई 2 या पाई। ठीक है, तो इसमें आंसर फिर क्या होगा, पाई डिवाइड बाई 2 होगा। साइड में लिख के इसके साथ कि ऑप्शन इस तरह भी आ सकता है। ठीक है, पाई बाई 4, पाई बाई 6, पाई बाई 2 या पाई। अच्छा, नंबर 5, when the magnitude of linear velocity changing, जब मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंज होता है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट इसमें, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेशंस प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज होता है और डायरेक्शन रिमेन सेम। नंबर 6, when the magnitude of linear velocity changing, then the linear acceleration and velocity are पैरेलल और एंटी पैरेलल, दोनों हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। देखो ये जब चेंज होता है, जाता है यहाँ पे वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में चेंज जाता है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इस तरफ, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 डिग्री। ठीक है, या यहाँ पे जब ये ब्रेक मारता है तो फिर इसका डायरेक्शन उल्टा होता है, तो 180 डिग्री भी आ सकता है। सो बोथ बी एंड सी, नहीं सॉरी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी। Number 7, the magnitude and direction of linear velocity both are changing in which of the following motion, 1 dimensional motion, 2 dimensional motion या 3 dimensional motion या all of above। 2 dimensional motion, क्योंकि 2 dimensional motion में दोनों चेंज होता है। कौन सा मोशन वो होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, जिसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता है। ठीक है, नंबर 8,
Negative acceleration means that velocity increasing with time, velocity decreasing with time, velocity uniformly changing या none of above. तो negative acceleration का मतलब है velocity decreasing with time. Option number B. Number 9. A body under action of several forces will have zero acceleration when the body is very light, when the body is very heavy, when the body is a point body, या when the vector sum of all forces acting on it is zero. Option number D होगा. जब force is zero है तो acceleration zero होगा. Number 10. The velocity of a body depends on time according to equation v is equal to 20 plus 0.1 t whole square. The body is undergoing uniform acceleration retardation. अच्छा, इसकी तरफ ज़रा देखें. 0.1 टी स्क्वायर है. वेलोसिटी और टाइम के दरमियान अगर हम क्या करें, ग्राफ ड्रा करें तो क्या होता है, ज़रा गौर से देखें. ये आ गया टाइम और ये आ गया वेलोसिटी. ये हमें क्या देता है, इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है कि नहीं देता. लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, ज़रा दोबारा इस स्टेटमेंट की तरफ देखें. कहता है द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. कहता है वेलोसिटी डिपेंड करता है टाइम पर. जब टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ पे लेके v इज इक्वल टू 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर. इसके साथ तो टी स्क्वायर है. अगर ये 1 टाइम इंक्रीज होता है तो ये 2 टाइम इंक्रीज होता है. अगर ये 2 टाइम तो ये 4 टाइम. अगर ये 4 टाइम तो ये 16 टाइम. तो इस तरह होता है. देखो इस तरह बन जाते हैं, इस तरह ऐसा होता है, और फिर डायरेक्ट जो है वो इस तरह इंक्रीज होता है. ठीक है. और फिर जो है एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पे ये डिक्रीज भी हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता. तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. ये दोबारा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है. ठीक है. ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है. देखो फर्स्ट ये क्या हो जाता है, अगर ये 1 टाइम इंक्रीज होता है तो ये भी 1 टाइम इंक्रीज होता है, क्योंकि 1 स्क्वायर पे क्या आता है 1. अगर ये 2 टाइम इंक्रीज होता है तो ये 4 टाइम इंक्रीज होगा. ये 4 टाइम इंक्रीज है तो ये 16 टाइम, ये 5 टाइम तो ये 25 टाइम. तो ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बन जाता है, क्योंकि ये टाइम क्या हो गया, डबल. जब ये टाइम डबल हो गया और v क्या बन गया, v सिंगल है, तो यहाँ पे जो ग्राफ देगा ये तो इन्फिनिटी देगा. हम इस तरह समझते हैं कि टाइम कांस्टेंट है और v चेंज हो जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ. कि टाइम हमेशा के लिए कांस्टेंट होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है. तो फिर उस केस में जो एक्सेलरेशन बन जाता है, एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर है, v डिवाइड बाई टी है. तो ये क्या होगा जब ये 0 के बराबर है. ठीक है, क्योंकि चेंजेस तो नहीं आता अब ये इसमें. जब चेंजेस नहीं आता सो v डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ. ठीक है. एक्सेलरेशन भी होता है, डी एक्सेलरेशन भी होता है, लेकिन जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, रिटार्डेशन है, कि दोबारा ये वापस आ जाता है. अच्छा, नंबर कौन सा है, 11. विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 स्टेटमेंट नहीं है, ये 4 हटा दे. ठीक है ना, ये 4 नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. अ बॉडी कैन हैव 0 वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड. एक बॉडी है, इसका वेलोसिटी 0 है, तब भी वो एक्सेलरेशन में होता है. नो. जब इस एक बॉडी का वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन कहाँ से प्रोड्यूस होगा. ऑप्शन नंबर ए. नंबर 12. अच्छा, 12 में करेक्शन करें. इफ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0 इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये 8 है, ठीक है, 28 नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग हुआ है यहाँ पे. 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स इन 5th सेकंड क्या होगा, डिस्टेंस बाय 5th सेकंड. देखो इसके लिए खास फार्मूला हम यूज़ कर दें, a डिवाइड बाई 2n-1. जब एक्सेलरेशन इसमें मौजूद हो, जब एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है तो फिर डिस्टेंस हम मालूम कर दें 2n-1. अगर इनिशियल वेलोसिटी इसके साथ हो तो फिर हम कहते हैं vi प्लस a बाई 2n-2n-1. लेकिन जस्ट यहाँ पे एक्सेलरेशन के होने, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वैल्यू पुट करें यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 2 × 2 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज इक्वल 10-1. यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 9. ठीक है, 36 मीटर. मैंने कहा 5th सेकंड पे मांगना है, 5th, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5th पुट करेंगे.
ठीक है, ये कांस्टेंट, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। जब एक्सेलरेशन मौजूद है सो a डिवाइड बाई 2 इंटू 2n-1। अगर इसके साथ इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन था तो हम क्या करें, vi प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। ठीक है, तो फिर आंसर जो है वो क्या है, 36 आंसर आ गया। नंबर 13 में क्या करें, इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस करें। अ बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक इसमें है 2, इससे भी ख़त्म करें, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, मीटर पर सेकंड नहीं है क्योंकि पहले इससे एक्सेलरेशन आया है तो 2 इससे रह गया है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मीटर पर सेकंड एट द एंड ऑफ 10 सेकंड क्या होगा। सो एक फार्मूला इस्तेमाल करें जो आप लोगों ने बार बार यूज़ किया, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो तो 0 है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाई A कितना है, वो है 5 और ये है 10 विच इज़ इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, नंबर 14, फॉर अ मूविंग बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ अ बॉडी इज नॉट मूविंग द एक्सेलरेशन इज नेसेसरीली 0। इफ द बॉडी इज स्लोइंग द रिटार्डेशन इज नेगेटिव। नंबर C, if the body is slowing the distance is negative। या ऑप्शन D, if displacement, velocity and acceleration at that instance are known we can find displacement at any given time in future। यही ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। अगर हमारे पास क्या हो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन है तो हम फ्यूचर में डिस्प्लेसमेंट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंड दिस इज नंबर 15, द इंजन ऑफ द कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द कार। इफ दिस कार पुल्स अनदर कार, ठीक है, ऑफ द सेम मास, what will be the acceleration produced? सेम, क्योंकि acceleration is inversely proportional to mass, लेकिन mass यहाँ पे क्या है, constant है, तो acceleration भी वहाँ पे क्या होगा, constant होगा। तो वहाँ पे acceleration क्या है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा जी, टॉपिक नंबर 4, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये मिटाऊं, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें है नंबर फर्स्ट, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव यू व्हाट, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ असल में क्या है, ये आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, पोजीशन जो है तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा, इसमें कौन सा होगा, वेलोसिटी या स्पीड, तो वेलोसिटी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 2, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा या ऑल ऑफ अबव, टेंजेंट थीटा। ठीक है, क्योंकि स्लोप हमें क्या देता है, y डिवाइडेड बाय x, ये टाइम, ये पोजीशन, ये आगे स्लोप, ये स्लोप हमें देता है y डिवाइडेड बाय x। y पे क्या है, साइन थीटा है, x पर क्या है, कॉस थीटा है, इससे आ गया टेंजेंट थीटा। तो हम लिखते हैं कि वेलोसिटी क्या आ गया, टेंजेंट थीटा, ये बराबर है किस चीज़ के, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये बराबर है y डिवाइडेड बाय x या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये एक सेंटेंस याद रखें फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए सिर्फ यही एक सेंटेंस काफ़ी है, सारे एमसीक्यूज इससे सॉल्व हो सकते हैं। नंबर 3 देखो जी, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी आता है, क्योंकि बुक में क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो पोजीशन असल में पोजीशन वेक्टर है ना, तो पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय टाइम क्या होगा फिर, वेलोसिटी। अच्छा, पोजीशन टाइम। अच्छा, नंबर 3, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी के बारे में कहता है, फॉर 2 पार्टिकल्स A and B are straight lines inclined at an angle of 30 degree and 60 degree with time axis, the ratio of their velocity is what, VA and VB। देखो ये VA हो गया, VA बराबर है टेंजेंट थीटा A, और ये VB हो गया, ये बराबर है टेंजेंट थीटा B। तो यहाँ पे क्या होगा, VA डिवाइडेड बाई VB इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा A डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा B। ये बराबर है टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाई
टेंजेंट 60 डिग्री, जब इसको सॉल्व करे आ जाएगा 1:3। इसको उल्टा करे, टेंजेंट 30 डिवाइड बाई टेंजेंट 60, तो ये सॉरी 60/30 तो 3:1 होगा, 45/45 तो 1 होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करें फॉर एंगल ऑफ व्हाट, देखो इसको आप वैसे सॉल्व करें घर में या इसके साथ लिखो, जब थीटा क्या हो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री हो, ऑलरेडी मैंने फाइंड किया है, जब थीटा क्या हो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री उसको उल्टा करें, या थीटा क्या हो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, या थीटा क्या हो 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, या नंबर 3 पे लिख के 30 डिग्री एंड, या इस तरह करें 45 डिग्री एंड 60 डिग्री और 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, एंड नंबर लॉस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, इससे आता है क्या 1:1 आता है। तो इसको आप लोग करें घर में, ठीक है, तो ये कंप्लीट याद होगा, इससे अगर एमसीक्यूज आ जाए तो गलत नहीं होगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए भी है और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए भी है। वेलोसिटी में क्या करना है, वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन पुट करना है, डिस्प्लेसमेंट में क्या पुट करना है, वेलोसिटी पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, a straight line of displacement time graph is perpendicular to time axis. A straight line of displacement time graph is perpendicular to time axis. Velocity of a body is what? Velocity of a body क्या होगा, ज़रा गौर से देखें इसमें क्या पूछ रहा है और क्या गिवन है। ये टाइम है और ये क्या है, वेलोसिटी है। कहता है अगर ये लाइन क्या हो, ये किस चीज़ के साथ परपेंडिकुलर हो, टाइम एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो। टाइम एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो इस पॉइंट पे कहता है एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट लगाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है, तो हम कहते हैं v = d/t। देखो यहाँ पे टाइम चेंज होता है, नहीं होता, जब चेंज नहीं होता तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा d डिवाइडेड बाई 0 और 1 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ऑप्शन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ये एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है, आंसर वही होगा लेकिन इस तरह आ सकता है, अ स्ट्रेट लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस, इसके साथ पैरेलल है कि नहीं है, वर्टिकल के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ, तब भी आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, अगर मैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट वाला ये जो लाइन है मैं इस तरह करूँ, ये टाइम और ये डी, अगर ये लाइन इस तरह आ जाए, डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर, टाइम के साथ पैरेलल, इस पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो ये नोट करें इसके साथ। नंबर 5, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स x and y are straight lines inclined at the angle of 45 degree with time axis. The ratio of their velocity is what, 1:1, 45 से 1 आता है। The slope of position time graph for uniform velocity is what, parallel to time axis, parallel to position axis, straight line या none of above, none of above, and none of above क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ये तो आपको incline line कहता है, incline straight line, so option number D is the correct one, और इसके साथ लिख के incline line, ठीक है, incline straight line, incline line है। अच्छा, टॉपिक नंबर 5, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये मिटाओ, पोई गई तेज होना जम दाखला स्पीड कम दे तुमची स्पीड नोरम सेवा कम लक्षाने हाँ संगा हाँ डी ते कमा और सबर को से डी ते कुम हाँ अबे बच्चा के ने वो खाइनो हाँ ये बच्चा के ने वो खाइनो संगा बे वापस व्हायची सरजी वापस ही पी तक वहाँ राज ना करा शुरू दे गर्मी देखा ना संगा 4 तक बस बे हो बाखात में शहर से बला रही। अच्छा जी, टॉपिक नंबर 5, न्यूटन फर्स्ट लॉ। चिपकम पॉइंट न पोई के डायरेक्ट वाई
न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? नंबर 1, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of all the bodies by which they can't change their state of rest or uniform motion along a straight line by their own is called inertia. ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है? inertia है. नंबर 2, two bodies of equal masses, one in motion and other is at rest, then the inertia of first body to second body is what? Equal. Both are equal because inertia डिपेंड ऑन मास. मोशन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ मास पर डिपेंड करता है, और मास क्या है इसके? सेम है, तो इनर्शिया भी इसका क्या होगा? सेम होगा. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नंबर 3, इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देन वेलोसिटी ऑफ टाइम ऑफ द बॉडी इज व्हाट? कैन नॉट चेंजिंग. ठीक है. नंबर 4, अ पर्सन हु इज ट्रेनिंग फ्रीली इन बस थ्रोन बैकवर्ड When bus starts suddenly, एक बंदा है वो बस में खड़ा है फ्रीली, जैसे बस स्टार्ट हो गया तो ये जो है मूव हो गया बैकवर्ड. इट इज़ द एग्जांपल ऑफ व्हाट? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, नन ऑफ अबव. देखो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. क्यों? क्योंकि ये बंदा पीछे गया है. ठीक है. थ्रोन बैकवर्ड, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट. और बस सडनली स्टार्ट, तो रेस्ट से ये मूव हो गया ना, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया. सर बैकवर्ड की जगह फॉरवर्ड आया. तो फिर इनर्शिया ऑफ मोशन. नंबर 5, when a horse starts suddenly the rider tends to fall backward, forward, straight, none of above. बैकवर्ड या फॉरवर्ड? फॉरवर्ड. इसमें जो बॉडी इसका होगा ये फॉरवर्ड मूव होगा. बॉडी इसका जो लोअर पार्ट, देखो हम बॉडी की बात करते हैं, हार्ट सडनली स्टार्ट हो गया तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ये आगे की तरफ मूव होता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो अपर पार्ट है ये तो रेस्ट में आ जाता है, तो ये बैकवर्ड में जाता है. ठीक है. तो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ये क्या होता है? फॉरवर्ड मूव होगा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नंबर 6, व्हेन अ बस और ट्रेन स्टॉप सडनली a passenger sitting inside tends to fall forward. Inertia of rest, inertia of direction, inertia of motion. Option number C is correct one. Number 7, a person jumping out of a moving train may fall backward, forward, straight, या कौन सा होगा? Forward. चकले तो बस न दांगे नो कैलेंडर देते सोई वे मख के मंडा वाखा वही कहना वही वाली चुपरी वही मख के कहना. ठीक शो. So option number B. Number 8, the rotating wheel of any vehicle throw out mud if is tangentially inertia of direction, inertia. देखो रोटेटिंग व्हील शक्ल था उबो के रवान हुई. ठीक था. उबो में मुआलू जा खाटे बपरीदू. ठीक शो. उबो के रवानी चागा पेडल आगा पाया पर उबो की ताउशी नो उबो चढ़ता बोली टेंजेंट हुजी के न्यूजी बिल्कुल स्ट्रेट. ठीक है. सो ये किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि वो बॉडी क्या होता है? रोटेट होता है. इसकी वजह से ये क्या हो जाता है? टेंजेंटली मूव होता है. MCQs number 9, when a car goes around a curve suddenly, एक बंदा है वो कार में बैठा हुआ है और वहाँ पे सडनली क्या हो गया? ये टर्न लेता है, तो इसका बॉडी भी रोटेट होता है कि नहीं होता? ये किसके वजह से? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से. ऑप्शन नंबर बी. नंबर 10, a rider on horseback falls when horse start running all of sudden because rider is taken back, rider is suddenly afraid of falling. Number C, inertia of rest keeps the upper part of the body at rest whereas lower part of the body move forward with the horse या none of above. ऑप्शन नंबर सी. क्योंकि ये सडनली स्टार्ट होता है, जब सडनली स्टार्ट होगा तो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ये मूव होता है और अपर पार्ट जो है वो रेस्ट में आता है, इस वजह से ये बंदा नीचे गिरता है. Number 11, when a train stops suddenly, passenger in the running train feel an instant jerk in the forward direction because the back of a seat suddenly push the passenger forward. Yeah, inertia of rest stop the train and take up the body forward. Yeah, upper part of the body continues to be in the state of motion whereas the lower part of the body in contact with seat remain at rest. Yeah, none of above. तो इसमें अपर पार्ट जो है वो मूव होता है. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट वन. ये ऑलरेडी बता चुका हूँ इनर्शिया में ये सारे. नंबर 12, अ मैन सिटिंग डाउन
A running bus falling forward because motion, inertia of motion. Upper part of the body continues to be in motion in forward direction while feet comes to be at rest as soon as they touch the road. Option number B. Number 13. Newton's first law of motion described the following: energy, work, inertia. Option number C. Inertia. Number 14. A person sitting in an open car moving in constant velocity through a ball vertically up into the air. The ball falls exactly in the hand which threw it up. ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी, इसने कांस्टेंट मोशन के साथ ये जा रहा है, इसने बाल को थ्रो किया तो वो बाल भी मोशन में आता है कि नहीं आता, क्योंकि ये तो क्या है, कार में बैठा हुआ, तो एग्जैक्टली इसके हाथ में आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 15. अ बर्ड वेट 2 kg एंड इज इनसाइड अ क्लोज केज ऑफ 1 kg. 1 kg का पंजरा है, इसमें 2 किलो क्या है, परिंदा मौजूद है। कहते हैं इफ इट स्टार्ट फ्लाइंग, अगर वो पंजरे में क्या लगाए, वो फ्लाइंग करे, ठीक है, ये पर क्या होता है उसमें, मोशन स्टार्ट करे। चलो, व्हेन then what is the weight of the bird and cage assembly? दोनों का वेट क्या होगा? So 2 + 1 = 3. ऑप्शन नंबर C. Number 16. When a bus suddenly takes a turn, the passengers are thrown outward because inertia of motion, acceleration of motion, speed of motion, both B and C. Inertia of motion. लेकिन अगर inertia of motion और inertia of direction होते तो फिर ऑप्शन कौन सा होता? inertia of direction होता, ठीक है ना। Number 17. Which of the following statement is correct? Newton's first law can be derived from Newton's second law. Newton's second law can be derived from first law. Newton's second law can be derived from third law. Newton's first law can be derived from third law. Option number A. Newton's first law can be derived from Newton's second law. ठीक है, वहाँ पे हम कहते हैं ना कि एक बॉडी हमेशा के लिए मोशन में होगा, ठीक है, जब तक इसमें फोर्स न लग जाए, या एक बॉडी हमेशा के लिए रेस्ट में होगा जब इसमें फोर्स न लग जाए, तो वो उसमें F = ma है कि नहीं है। अगर हम एक बॉडी पे फोर्स लगाए तब ये मोशन स्टार्ट करेगा, अब एक बॉडी पे हम फोर्स लगाए तब ये स्टॉप होगा। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज डिराइव फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ जी कोई ना शुमा लगती हुआ यार मस्त लगता था डिस्कवर शो खबर नहीं को ना मुंगे दाग सना डिस्कवर की गई दाग पे मुंगे अरेंजमेंट दस रहा वाली न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ मुंगे न्यू ओवरऑल जी जी पकार दस हो स्वागत ही दास था, ठीक ना। अच्छा जी, न्यूटन सेकंड लॉ, force is an external effect in the form of push or pull which what produce or try to produce motion in a body at rest, stop or try to stop a moving body, changes or try to change the direction of motion of the body, all of above. Option number D. Number 2. Unit of force in term of base unit is what? Option number C. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F = ma से मालूम कर सकते हैं, फार्मूला इसके साथ लिखो, F = ma, ठीक है। तो m का यूनिट क्या है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नंबर 3. In which of the following system force is a base quantity? MKS, CGS, FPS, none of above? कौन सा होगा? फोर्स कौन से सिस्टम में बेस क्वांटिटी है? FPS सिस्टम में, क्योंकि फुट पाउंड सेकंड, पाउंड इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो FPS सिस्टम में, अच्छा FPS की जगह ब्रिटिश भी आ सकता है, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम में भी फोर्स क्या है? वो बेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। नंबर 4. द रेशियो ऑफ SI टू गॉसियन यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट? देखो 1 न्यूटन बराबर है 10⁵ डाइन के बराबर है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 10⁻³ × 10⁻²। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 100 × 10⁻3। कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। जब फ़र्क नहीं पड़ता तो बस करेक्ट करें फिर इसको, ठीक है। नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? तो देखो डायमेंशन ऑफ फोर्स इससे निकाले, ये क्या होगा? ml T⁻², जो भी ऑप्शन है करेक्ट करें। ऑप्शन नंबर सी, बी है। नंबर 6. इट इज डेट फोर्स
which produce an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kg. तो सेंट्रल फोर्स है, किलोग्राम फोर्स है, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ अबव, ये वो फोर्स है, किलोग्राम फोर्स होगा, ठीक है। किलोग्राम फोर्स कौन सा फोर्स है कि वो 1 kg ऑफ मास में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस करे। तो इस फोर्स का नाम क्या है, किलोग्राम फोर्स है। ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रीपिटल। नंबर 7, F इज इक्वल टू ma, फार्मूला इज